चलो, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर चुके हैं और इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग परसेंटेज, वेट बाय वेट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी हम लोग कवर कर चुके हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड मोल फ्रैक्शन, इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो सेशन होगा उसका स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा पीपीएम। पीपीएम पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पीपीएम से स्टार्ट करेंगे और साथ में एक और टॉपिक होगा पीपीबी। ठीक है, तो पीपीबी, पीपीएम एम पीपीबी हम लोग का स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा पीपीबी। तो पीपीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पीपी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। हो जाएगा ना? पीपीएम को समझने के लिए आपको थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, कि आखिर पीपीएम हम लोग यूज क्यों करेंगे। तो वाई वी यूज पीपीएम, तो ध्यान देना, इसका लॉजिक समझने के लिए ध्यान देना। जैसे आपके पास वेट को मेजर करने के लिए आपके पास अलग अलग यूनिट्स होता है। जैसे मान ले वेट के लिए होता है ग्राम होता है, वेट मेजर करते हैं हम लोग केजी में। ठीक है, वेट मेजर कर सकते हैं आप लोग टन में। ठीक, तो वेट का अलग अलग यूनिट होता है जिसमें आप उसको मेजर करते हो। ठीक है, इवन आप लोग ध्यान देना, आप लोग एटम्स का वेट मेजर करने के लिए हम लोग यूज किए हुए हैं यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग टर्म्स में हम वेट मेजर करते हैं। ठीक है, हम चाहते तो हम सबको केजी में एक्सप्रेस कर सकते थे। जैसे मान ले अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाओगे, ठीक है, और आपको गोल्ड परचेज करना है, तो गोल्ड परचेज करने के लिए आप क्या बोलते हो कि मुझे 10 ग्राम या 20 ग्राम जो भी आपको गोल्ड चाहिए, तो वहाँ पे आप ग्राम यूज करते हो। ठीक है, 10 ग्राम 20 ग्राम। आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि मुझे 10⁻² माइनस 10⁻³ सॉरी, तो 10 ग्राम इक्वल टू क्या होगा? 10⁻² kg हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम का मतलब क्या होगा? 10⁻³ kg होगा। तो आप तो 1 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम आप 10⁻³ kg भी बोल सकते थे, बट आप ऐसा बोलते हो क्या? आप ऐसा नहीं बोलते हो। आप जाते हो ज्वेलरी शॉप में तो आप हमेशा ग्राम में बात करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्राम में बात करना आपके लिए आसान होता है। ठीक है, आप जो बोलते हो और जो सेल्समैन होता है उसको समझना उसके लिए आसान होता है। अगर उसको बोल दो 10⁻² kg तो वो सोचने पड़ जाएगा उसको क्या देना आखिर है। ठीक है, तो उसके लिए आसान क्या होता है? 10 ग्राम 20 ग्राम उसके लिए आसान है। उससे क्या है, वो यूज टू हो चुका है। तो ध्यान ना, हम लोग जब भी कोई चीज नंबर्स का बात करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो जीरो से इंटीग्रल नंबर्स के लिए ज़्यादा यूज टू होता है। तो हम लोग इंटीग्रल वैल्यू को ज़्यादा हम लोग हमारा दिमाग परसेप्ट करता है। ठीक है, और इंटीग्रल वैल्यू में भी नंबर 0 से लेकर 100 तक हो तो हमारे लिए और बेटर होता है। ठीक है, तो हमारा दिमाग इंटीजर्स के लिए ज़्यादा परसेप्ट करता है, और 0 से लेकर 100 तक का वैल्यू जो होगा तो उसके लिए हमारा जो माइंड है वो बेटर परसेप्ट करता है उसको। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट पे बात करते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में अगर ग्रॉसरी खरीदने जाओ, ठीक है, तो आप केजी का यूज करते हो। आप बोलते हो 5 kg आपको आलू चाहिए। ठीक है, या 5 kg आपको राइस चाहिए। ठीक है, कभी आप ऐसा नहीं बोलते हो दुकान में जाकर, कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे 5,000 ग्राम राइस चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए दोनों सेम ही चाहिए, लेकिन आप यूज क्या करते हो? 5 kg यूज करते हो। ठीक है, तो आप ग्रोसरी शॉप में अगर मान लेते हैं किसी बड़े बड़े व्हीकल्स का मुझे वेट मेजर करना है, तो हम मेजर किया था टन में। ठीक है, जैसे कार का वेट होता है 5 टन मान लेते हैं, तो 5 टन को आप लिख सकते थे 5,000 kg लिख सकते थे। ठीक है, या फिर 5 × 10⁻⁶ ग्राम लिख सकते थे,
ये सारा सेम ही चाहिए, बट आप किसको यूज करते हो? आप यूज करते हो टन को, ठीक है। सिमिलरली अब एटम का जो वेट है, जैसे मान लेते हैं कि एक कार्बन एटम का वेट होता है 12U 12U, तो आप U लिख रहे हो, U के बदले आप उसमें केजी में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कार्बन का वेट को वैसे भी लिखते हो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, आप ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन दोनों केस में आपको आसान कब रहेगा? तो 12U बोलना आसान है, ठीक है। ध्यान देना 1U में 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है U और kg का, और आपको ग्राम चाहिए होगा तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो आप एटम का वेट आप मेजर करते हो तो आप किसमें बात करते हो? यू में बात करते हो, क्योंकि अगर केजी में एक्सप्रेस करोगे तो फिर वो आप एक्सप्रेस तो कर दोगे, पर वो अपने दिमाग को परसेप्ट सही से नहीं करेगा। मतलब हमारा दिमाग उसको परसीव करने में क्या होगा? डिफिकल्टी फेस करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं। हम एक कॉमन यूनिट भी बना सकते थे, बट एक कॉमन यूनिट हम बनाने से दिक्कत क्या हुआ कि मेरा डेसिमल ज़्यादा आएगा, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस होगा, तो हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा बेसिक फंडामेंटल, और इसलिए हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। ध्यान देना समटाइम क्या होता है, समटाइम वाई वी यूज पीपीएम, तो क्या होता है समटाइम क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट बोलने का मतलब जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट amount of solute is very less, amount of solute is very less, तो आपका सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? आपके पास काफ़ी कम होगा, ठीक है। या फिर बोलते हैं जिस कंपोनेंट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट ऑफ जिस भी हम कंपोनेंट का बात करेंगे वो कंपोनेंट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। उस केस में हम पीपीएम का यूज करते हैं। ध्यान देना व्हेन अमाउंट इज very less, very less as compared to other, as compared to total, to total amount, टोटल अमाउंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी कंपोनेंट का अमाउंट काफ़ी कम होता है उस केस में उसको एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं यहाँ पे। तो पीपीएम को बाय डेफिनेशन क्या बोला, ध्यान देना। तो पीपीएम के लिए बाय डेफिनेशन बोला गया है कि जिसका भी हम पीपीएम निकालना चाहते हैं उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये फैक्टर मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये टर्म जो छोटा टर्म है एक लार्ज टर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए जिसको आपको जज करना आसान हो जाए, ठीक है। अब पीपीएम मेजर करते हैं तो पीपीएम आप वेट के रेशियो में भी मेजर कर सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा तो आप ऐसे सोचोगे जिस कंपोनेंट का आपको पीपीएम निकालना है उस कंपोनेंट का वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, तब पीपीएम को वॉल्यूम के टर्म में मेजर कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी आपको मोल दिया रहता है तो जिसका ही पीपीएम निकालना है उसका मोल, ठीक है, बाय टोटल मोल, यानी मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हम बात कर रहे हैं उसका मोल बाय टोटल मोल इंटू 10⁻6, ये भी आपका पीपीएम हो सकता है। तो पीपीएम को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जनरली पीपीएम एक्सप्रेस किया जाता है आपका, हम लोग के लेवल में जनरली हम मोल यूज करते हैं, तो ये टर्म को हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल इंटू 10⁻6, ये हो गया पीपीएम का एक्सप्रेशन, ठीक है। बट आप नीचे जो तीनों एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं पीपीएम के लिए। अब ध्यान देना आपको पता है कि मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल, ये रेशियो क्या होता है? ये रेशियो मोल फ्रैक्शन होता है। ये रेशियो को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट।
जिस कंपोनेंट का मोल होगा बाई टोटल मोल होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो पीपीएम और मोल फ्रैक्शन में आपको रिलेशन मिल गया। तो पीपीएम और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या मिल रहा है, तो जिसका पीपीएम निकालना चाहते हो उसका पीपीएम इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन उसका इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा पीपीएम और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। तो कभी कभी आपको पीपीएम दे देगा, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, और कभी कभी आपको मोल फ्रैक्शन दे देगा, आपको पीपीएम निकालना होगा, तो इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिक रिलेशन। अब ध्यान देना, पीपीएम का मोस्ट कॉमन आप यूज देखोगे, कभी कभी आप बड़े बड़े सिटी में जाओ, जैसे मान लो कि भुवनेश्वर कभी आते हो, ठीक है, तो बड़े सिटी में देखना कि पॉल्यूशन का बोर्ड लगा रहता है। आप गौर करना, बड़े बड़े सिटी में देखना कि पॉल्यूशन का बोर्ड लगा रहेगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन बोर्ड में ध्यान देना, जितना भी ट्रैफिक सिग्नल होगा ना, वहाँ पे पॉल्यूशन का बोर्ड आप देख सकते हो। तो पॉल्यूशन बोर्ड पे ऐसा लिखा रहेगा SO2, और कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा वैल्यू 120, ठीक है, या 200, ऐसा कुछ वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे बताया रहता है कि ये आपके लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है। ठीक है, तो जो 120 या वो 200 जो लिखा हुआ है उसका आप गौर करना, कभी उसका यूनिट चेक किए हो? जो लोग भुवनेश्वर से वो बता सकते हैं कि इसका यूनिट अभी ये देखे हो? रिद्धि, ऋषिता, आर्या, आप लोग इसे कभी गौर किए हैं कि पॉल्यूशन का जो बोर्ड होता है आपका ट्रैफिक सिग्नल पे, उसमें जो SO2 है या NO2 है, जिसका लेवल हम लोग को दिया रहता है, उस स्क्रीन पे उसका यूनिट क्या रहता है, चेक किए कभी या नहीं किए हैं? जल्दी से फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। ऋषिता, रिद्धि, आर्या? नो सर। नहीं। सोम? नो सर। नहीं, तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो के आप लोग ये सब नहीं चेक करेंगे? चारू, कभी भुवनेश्वर विजिट किए थे बच्चा? हाँ सर। कहीं भुवनेश्वर आए हो कि नहीं आए हो अभी तक? हाँ हाँ। आए थे, तो ट्रैफिक सिग्नल पे पॉल्यूशन बोर्ड देखे हैं कि नहीं देखे अभी तक आप लोग? नहीं। नहीं, तो लगता बहुत कहीं पहले आप आए हो लगता है। ठीक है, तो ध्यान ना, जो पॉल्यूशन बोर्ड में SO2 NO2 सब जो लेवल दिया रहता है ना, उसका देख गौर करना, वो माइक्रोग्राम में दिया रहता है। माइक्रोग्राम में। ठीक है, उसका वैल्यू माइक्रोग्राम में रहता है। माइक्रोग्राम इसलिए रहता है कि उसका जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट काफ़ी कम होता है। मतलब एयर का पार्टिकल्स का बात करेंगे ना, तो एयर के पार्टिकल्स में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, N2 और O2 का होता है, तो उसमें SO2 का अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो टोटल के रिस्पेक्ट में अगर निकालोगे ना SO2 का अमाउंट, तो काफ़ी कम आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 100, अगर मान लेते हैं कि 10⁻⁶ पार्टिकल्स होगा टोटल, यानी एयर का टोटल, मतलब एयर का हम बात कर रहे हैं, तो एयर में अगर टोटल पार्टिकल होगा 10⁻⁶, तो उसमें SO2 का पार्टिकल्स जो है उसमें होता है 100। ठीक है, 100 पार्टिकल्स है, या मान लेते हैं इसको आप वेट मान सकते हो। ठीक है, मैं मोल में बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको जो यहाँ पॉल्यूशन बोर्ड होता है वो माइक्रोग्राम में बताता है, मतलब क्या है, आपको वेट दे दे रहा हो। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ी देर के लिए वेट मान सकते हो। तो वेट ऑफ एयर अगर इतना होगा, तो उसमें जो वेट ऑफ SO2 होता है वो इतना होता है। तो अगर इसका वेट ऑफ वेट रेशियो निकालोगे ना, SO2 का वेट ऑफ वेट रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो वेट ऑफ वेट रेशियो अगर निकालते हो आप, तो निकल के आ जाएगा ये SO2 का 100 बाई 10⁻⁶, तो वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है, ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें, तो यहाँ पे अगर हम वेट को ग्राम में मेजर करेंगे, तो 10⁻⁶ ग्राम में 100 ग्राम होगा आपका SO2। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस में, माइक्रोग्राम में। ठीक है, तो ग्राम को चेंज करो माइक्रोग्राम में, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका 120 माइक्रोग्राम होगा
ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो यानी पर ग्राम 120 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होगा, किसका, SO2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, तो जहाँ पे आपका जो आपका जो कंपोनेंट है बहुत लेस अमाउंट में मौजूद होगा, तो उसके वैल्यू को एक विजिबल यानी जिसको आप इजीली एसिमुलेट कर पाओगे, यानी जिसको आप इजीली परसेप्ट कर पाओगे, उस वैल्यू में चेंज करने के लिए हम पीपीएम में उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ये जो डेटा था उसको हम लोग चेंज किया, यहाँ पे जो SO2 का जो वैल्यू था ग्राम में, उसको माइक्रोग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये आ रहा था यहाँ पे 120 या 100, सॉरी 120 नहीं, यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, 100 माइक्रोग्राम होगा। ठीक है, तो 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ एयर, पर ग्राम ऑफ एयर ऐसा बोल सकते हो आप। तो ध्यान देना। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर सामने पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे आपको CO2 गैस का पीपीएम दिया हुआ है और आपको बोला है कि मोल फ्रैक्शन पता करो, CO2 का मोल फ्रैक्शन पता करो। ठीक है, तो आप इस रिलेशन का यूज कर लोगे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हर केस में क्या है, आपको पीपीएम दिया हुआ है, हीलियम का पीपीएम 2 है, O2 का पीपीएम दिया हुआ है, N2 का पीपीएम दिया हुआ है, SO2 का पीपीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे का पीपीएम दिया हुआ है, अब सारे का क्या है, मोल फ्रैक्शन पता करोगे, सारे का मोल फ्रैक्शन पता करोगे। ठीक है, जल्दी से फास्ट इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फास्ट आप लोग, और यहाँ तक हो जाए तो ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे N2 है, O2 है और वाटर है, इन तीनों का मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीपीएम पता करना है। तो ध्यान देना, हम लोग पीपीएम उसके लिए पता करते हैं जिसका अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो इस N2, O2 और वाटर में वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है N2 और O2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो पीपीएम होगा वो N2 का पता करोगे आप और O2 का पता करोगे आप। ठीक है, जिसका अमाउंट काफ़ी लेस अमाउंट प्रेजेंट होता है उसके लिए हम पीपीएम निकालते हैं। ठीक है, बाकी के लिए अगर आपको क्या करोगे, वाटर का भी पीपीएम निकाल के चेक कर लेना इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, वो चेक कर लेना। तो अगर पीपीएम का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा तो फिर निकालने का लॉजिक वो कोई काम नहीं बनता है। ठीक है, पीपीएम का वाटर का निकाल लेना और फिर लोग बताएंगे कि वाटर का पीपीएम निकालने का कोई जरूर निकालते हम लोग क्यों नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख रहा है, यहाँ पे O2 का मोल दिया हुआ है, N2 का मोल दिया हुआ है। ठीक है, और आपको हीलियम का 1 मोल है और आर्गन का 3 मोल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पीपीएम फाइंड करोगे, किसका पीपीएम फाइंड करोगे, जिसका अमाउंट काफ़ी कम होगा। तो बेसिकली आपको पीपीएम फाइंड करना है हीलियम का और आर्गन का। आप क्या करोगे, आप O2 का ही पीपीएम निकाल लेना और N2 का पीपीएम निकाल चेक कर लेना। ठीक है, हम फिर बात करेंगे हम लोग कि इनका पीपीएम निकालना वाइज क्यों नहीं होगा, इसमें हम बात करेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो आपको बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में हीलियम और आर्गन का पीपीएम फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान देना, लास्ट पॉइंट बताना चाह रहे हैं, जब भी टोटल आप एडअप करोगे ना, तो टोटल जब एडअप करोगे तो जिसका अमाउंट काफ़ी कम होगा उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लें कि A है, B है, C है और कंपाउंड बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। जैसे मान लें इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल मोल जब आप देखोगे तो टोटल मोल में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन भी होगा और O2 भी होगा और प्लस वाटर भी होगा। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल मोल में सिंप्लीफाई करने के लिए जिसका अमाउंट काफ़ी कम होगा उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो N2 और O2 का अमाउंट काफ़ी कम है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसका अमाउंट काफ़ी कम होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो टोटल मोल इक्वल टू आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो मोल ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब टोटल मोल निकालोगे तो जिसका अमाउंट काफ़ी कम होगा उसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, जिसका अमाउंट काफ़ी लार्ज है उसके रिस्पेक्ट में बाकी लोग को आप नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस एक लास्ट पॉइंट जो है मैं मेंशन कर रहा हूँ कि पीपीएम का यूज हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं, तो डेटा को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, यानी डेटा का प्रेजेंटेशन बेटर हो इसलिए पीपीएम का यूज किया जाता है, ताकि आप डेसिमल से और 10 to the power माइनस का पावर से आप बचो। ठीक है,
अगर आप पीपीएम यूज नहीं करोगे और अगर किसी भी कंपोनेंट का अमाउंट काफ़ी कम होगा तो उसको एक्सप्रेस करोगे किसी भी फॉर्म में तो 10 पावर माइनस के टर्म कुछ आएगा, ठीक है। तो 10 पावर माइनस का फैक्टर या फिर पॉइंट डेसिमल्स आएगा। तो ये डेसिमल्स और एक पॉइंट और ये 10 पावर माइनस के पावर से को बचना है, ठीक है। बचना क्यों है? क्योंकि जब भी आप डेटा को प्रेजेंट करते हो तो आपके पास एक जनरल पब्लिक होती है, ठीक है। तो 90% पब्लिक को ये डेटा समझ में नहीं आएगा। फिर पॉइंट्स, डेसिमल और 10 पावर माइनस जो पावर है ये 90% पब्लिक यानी जो आपकी जो भी ऑडियंस आप समझ नहीं पाएगी। तो डेटा को सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटा को सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। और कुछ का कोई एप्लीकेशन नहीं है एज सच। तो और डेटा का जो सिंप्लीफिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में होता है कि डेटा आप जिसको समझाना चाहते हो वो उसको कितना इजीली समझ में आ रहा है। तो इसलिए पीपीएम का यूज किया जाता है जहाँ पे आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या फिर कोई कंपोनेंट अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। बता ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है 400 पीपीएम, इसको कन्वर्ट करना मेरे को मोल फ्रैक्शन में, तो सिंपली ये रिलेशन यूज कर लेंगे हम लोग। तो 400 पीपीएम को डिवाइड कर देंगे 10 पावर 6 से, तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, या आप बोल सकते हो 0.0004 ये वैल्यू होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। सिमिलरली बाकी केस में आप निकालो तो हर केस में क्या करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आप 10 पावर माइनस 6 10 पावर 6 से डिवाइड कर देना, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसका आंसर 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसका आंसर 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। सारे केस में क्या किया हम 10 पावर 6 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाला। नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे सिस्टम ध्यान दोगे तो यहाँ पे N2 है, O2 है, वाटर है, इसमें आपको पीपीएम निकालना है। तो ध्यान देना पीपीएम निकालते हैं तो पीपीएम जनरली निकालते हैं उसके लिए जिसका अमाउंट जिस कंपोनेंट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 और O2 का अमाउंट काफ़ी कम दिख रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो हम N2 और O2 के लिए पीपीएम निकालते हैं, ठीक। तो ध्यान देना पर आपको टोटल मोल निकालना पड़ेगा। तो टोटल मोल में N2 का मोल 10 पावर माइनस 4 है, वाटर का 10 पावर माइनस 5 है, और ऑक्सीजन का मोल 10 पावर माइनस 5 है और वाटर का 10 है। तो 10 के रिस्पेक्ट में ये दोनों वैल्यू काफ़ी छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका टोटल मोल नियरली इक्वल टू कितना 10 होगा, ठीक है। अब हम लोग पीपीएम निकालते हैं किसका N2 का। तो N2 का पीपीएम निकालोगे तो पीपीएम ऑफ N2 ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 पावर 6, ये हो जाएगा 10। तो N2 को पीपीएम कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10। आते हैं O2 पे, तो O2 को पीपीएम निकालोगे तो ध्यान देना इसका वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है डिवाइड बाई टोटल 10 है इंटू 10 पावर 6 कर देंगे इसको अगर, तो वैल्यू हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1 पीपीएम, ठीक है। और 10 पीपीएम। अगर आप चाहते हो वाटर के लिए कितना और वाटर का पीपीएम निकालते हो क्या होगा, तो वाटर का पीपीएम अगर निकालते हो आप तो ध्यान देना वाटर का मोल की अमाउंट 10 है, टोटल 10 है और इंटू 10 पावर 6 कर दे तो इसका वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 पावर 6 पीपीएम हो जाएगा। तो इतना बड़ा वैल्यू भी रिपोर्ट करना ठीक नहीं है। 10 का पावर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर से डाटा का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वाटर का हम पीपीएम निकाल सकते हैं बट इसके बारे में पीपीएम बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये डाटा फिर से क्या है, फिर से इजीली इसका रिप्रेजेंटेशन फिर से डिफिकल्ट हो गया। 10 का पावर मतलब प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली जिसका अमाउंट लार्ज होता है उसके लिए हम पीपीएम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। सिमिलरली इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन का, यहाँ पे नीचे वाला, तो इसमें ध्यान दोगे पर हम टोटल मोल बता रहे हैं तो टोटल मोल ध्यान, टोटल मोल में आप हीलियम और आर्गन के वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना, इसको करना नेगलेक्ट, ठीक है। तो टोटल मोल क्या होगा, तो O2 का 10 पावर 5 होगा और N2 का होगा 4 इंटू 10 पावर 5 होगा, तो नियरली हो जाएगा टोटल मोल नियरली कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है।
हमको पीपी निकालना हीलियम का, तो हीलियम का पीपीएम कितना होगा जी? तो हीलियम का अमाउंट 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 5 × 10⁵ है, और मल्टीप्लाई करोगे आप 10⁶ से, तो हीलियम का पीपीएम निकल के आ जाएगा 2। तो हीलियम होगा 2 ppm। बात खत्म आर्गन का, तो आर्गन का पीपीएम कैसे निकालोगे? तो आर्गन का पीपीएम का, आर्गन का वैल्यू कितना 3 है, 3/5 × 10⁵ कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा 6 ppm। क्या आ जाएगा? 6 ppm। किसके लिए? आर्गन का। तो आर्गन का पीपीएम हो जाएगा 6 और हीलियम का पीपीएम हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हीलियम का पीपीएम और ये हो गया आपका आर्गन का पीपीएम। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट पीपीएम। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन और ज़्यादा अगर डाइल्यूट होगा, यानी 10⁻⁹ के मल्टीपल में चला जाएगा, यानी आपका जो रेशियो है, ये जो रेशियो का बात करें, रेशियो अगर 10⁻⁴ के मल्टीपल में हो, -4 5 के मल्टीपल में हो, तो हम पीपीएम यूज करेंगे। ठीक है, पीपीएम। और अगर रेशियो चला जाएगा 10⁻8 और 9 के मल्टीपल में, 10⁻8 हो या 10⁻9 हो, इसका मल्टीपल हमारा चला जाएगा, तो हम लोग पीपीबी यूज करते हैं। पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन, सेम ही चीज़ है। अगर सोल्यूशन और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो हम यहाँ पे पीपीबी यूज करेंगे। ठीक, तो पीपीबी का मतलब क्या होता है, जो रेशियो है उसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। क्यों, कब यूज करते हैं? जब आपका जो वेट का रेशियो है, जो भी रेशियो हम बात कर रहे हैं, वो रेशियो का अगर वैल्यू 10⁻8 -9 के रेंज में चला जाएगा तो हम पीपीबी यूज करेंगे। 10⁻4 -5 -6 के रेंज में होगा तो हम पीपीएम यूज करते हैं, तो हम पीपीएम यूज करेंगे, पीपीएम यूज करेंगे। ठीक है, तो कब पीपीएम या कब पीपीबी यूज करते हैं आपको ये भी मैं समझा दिया आप लोग को। तो बच्चों लोग आप लोग यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिसका हम यूज करेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम मोलारिटी पता करते हैं, तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो जिस भी कंपोनेंट का हमको मोलारिटी पता करना है, जिस भी कंपोनेंट का मोलारिटी पता करना है, उसका मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ये होगा आपका मोलारिटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का कुछ कंपोनेंट्स होगा। ठीक है, तो जिस भी कंपोनेंट का हमको मोलारिटी चाहिए, उसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलारिटी, ये होता है आपको मोलारिटी। ठीक, ये ध्यान देना आप लोग। तो ये हुआ इसका मोलारिटी का डेफिनेशन। और एक टर्म होता है मोलालिटी, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान देना आप। तो मोलालिटी को डिफाइन कैसे किया गया है, तो जिस भी कंपोनेंट का हमको मोलालिटी चाहिए, उसका मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान देना, टोटल नहीं, सॉल्यूशन का वेट नहीं, बस सॉल्वेंट का वेट। तो मोल ऑफ कंपोनेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए आपको? केजी में चाहिए। ठीक है, तो मोल ऑफ कंपोनेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है उस सॉल्यूशन का, यानी उस कंपोनेंट का मोलालिटी होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। ये था इसका, इन दोनों का मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो पहले आप मोलारिटी पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मोलारिटी पे है, इन तीनों को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया मोलारिटी पे, इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे हर जगह वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो वाटर हर जगह ले लेना, तो यानी वाटर होगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलारिटी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जिसका भी आपको मोलारिटी पता करना है, उसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कैसा चाहिए आपको? सॉल्यूशन का चाहिए। ठीक है, तो इन सारे केस में, पहले केस में आपको NaOH का मोलारिटी पता करना है, सेकंड केस में आपको H2SO4 का मोलारिटी पता करना है, थर्ड केस में आपको NaOH का मोलारिटी पता करना है। आपको कंडीशन बताया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NaOH का 20 ग्राम है और वॉल्यूम सॉल्यूशन 2 लीटर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपका H2SO4 का 49 ग्राम है और आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन 400 ml है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि NaOH 10% वेट बाय वेट है, 10% वेट बाय वेट है। ठीक,
और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो आपको मोलरिटी पता करना है, आपको मोलरिटी पता करना है, ठीक है। तो 1 2 3 को सॉल्व करेंगे फास्ट आप लोग जल्दी से। तो कुछ लोग ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में NaOH का पहले आप मोल निकालोगे, तो आपको पता है कि NaOH का मोलर मास कितना होता है जी। तो NaOH का मोलर मास होता है, आप निकाल लो जोड़ के, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16 और H का 1, तो टोटल कितना होगा 40 होगा, ठीक है 40 होगा आपका NaOH का मोलर मास। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर दिया हुआ है। तो मोलरिटी का बात करते हैं, तो मोलरिटी का वैल्यू कितना होगा, तो हाफ बाई 2 यानी वैल्यू हो जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। इसको आप ले सकते हो 1/4 m मतलब मोलर, 1/4 मोलर भी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, आपका H2SO4 का मोलर मास को पता होना चाहिए। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो सारे एलिमेंट्स का मास को आप ऐड कर सकते हो। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का तो 1। तो जितना नंबर उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लो, तो आपका A आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो H2SO4 का मोल कितना होगा जी, तो 49/98 कितना होगा, हाफ मोल होगा। अगला स्टेप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया आपको ml में दिया हुआ है, उसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में कितना हो जाएगा, तो 400/1000 यानी हो जाएगा 4/10 × 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको मोलरिटी पता करना है, तो क्या करेंगे, मोल का वैल्यू हाफ है और वॉल्यूम क्या 2/5 है। तो इसको जब आप चेंज करो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/4। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो हो जाएगा 5/4 m मतलब मोलरिटी, ठीक है, ये ध्यान देना। जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया ध्यान देना। तो थर्ड को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो थर्ड में क्या बोला हुआ है कि आपका 10% वेट बाई वेट है, 10% वेट बाई वेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेट हमें जूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन को हमें जूम कर लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं हम लोग। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम 1 kg मान लेते हैं। तो 1 kg का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का 10% क्या है, 10% NaOH है। तो NaOH का वेट कितना हो जाएगा सिस्टम में, तो 1000 का 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा 100 ग्राम। तो आपका 100 ग्राम होगा NaOH। अगर सॉल्यूशन का वेट को हमें जूम करते हैं 1000 ग्राम, तो उसमें वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। अब इसका मोल पता कर, तो मोल क्या हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास, वेट बाई मोलर मास। तो क्या हो जाएगा 100/40 यानी हो जाएगा 2.5। तो हमको मोल मिल गया किसका, NaOH का हमको मोल मिल गया। हमको निकालना क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है, तो सॉल्यूशन का वेट तो मान चुके हैं, एक kg मतलब 1000 ग्राम मान चुके हैं। सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, सॉरी वेट को डिवाइड करेंगे हम लोग डेंसिटी से, ठीक है, ठीक। तो वेट होगा 1000 और डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर ml। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1000 ml, कितना हो जाएगा 1000 ml यानी 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर, और मोल कितना हो गया 2.5 है। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH का मोल 2.5 है और वॉल्यूम कितना आपके पास है 1 लीटर, यानी मोलरिटी कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2.5 m मतलब मोलर, ठीक है। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो लास्ट क्वेश्चन में NaOH था और प्लस वाटर होगा। वाटर नहीं लिखा तो वाटर आपको मान लेना है, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा आप वाटर में ही बनाओगे। और बोला था कि NaOH का जो है, NaOH 10% वेट बाई वेट, ये दिया हुआ था। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया होता है 1 ग्राम पर ml। और वो बोला गया था आपको मोलरिटी पता करना है, ठीक है। तो ध्यान ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो 10% वेट
आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लेते हैं, आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, आप 1 ग्राम मान लो, आप 1 kg मान लो, आप 2 kg मान लो, कुछ ही मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो तरीके से मैं समझाता हूँ। एक केस में मानता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, अगर मान लेते हैं कि 2 kg मान लेते हैं, तो 2 kg मतलब कितना ग्राम होगा, 2000 ग्राम होगा। ठीक है, और एक केस मान लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम 1 kg लेंगे तो क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। दोनों केस लेके चलते हैं, तो दोनों केस में जो NaOH होगा, तो NaOH चूँकि 10% वेट है, तो NaOH होगा इसका 10%, यानी क्या होगा, NaOH का इसमें कितना होगा, 100 ग्राम होगा, 10%। और इस केस में NaOH का अमाउंट कितना होगा, तो होगा आपका 200 ग्राम होगा। आपको पता है NaOH का मोलर मास कितना होता है जी, तो NaOH का मोलर मास होता है 40। तो दोनों केस में आप NaOH का मोल निकाले, तो यहाँ इसका मोल कितना होगा, इसका मोल होगा 2.5, और यहाँ इसका मोल कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों केस में इसका NaOH का आप मोल निकाल लिए। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, अब पॉइंट करते हैं वर्ड। अब हमको सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम चाहिए, बट आपको सॉल्यूशन का आप वेट एज्यूम किए हो, तो ध्यान ना, आपको पता है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, वेट होता है। तो अगर आपको वॉल्यूम पता करना है तो क्या होगा, वेट को डिवाइड करो डेंसिटी से, क्योंकि आपका डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो आपको वेट को भी ग्राम में लेना पड़ेगा, तभी वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालते हो तो आपका वेट कितना माना हो, 1000 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 1, तो हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा, यानी 1 लीटर हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड केस का बात अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड केस में ध्यान देना, वॉल्यूम का क्या होगा, तो 2000 ग्राम आप एज्यूम की हो, डिवाइडेड बाई 1, यानी हो जाएगा 2000 ml हो जाएगा, यानी इक्वल टू हो जाएगा 2 लीटर। तो आपको मोल मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, आपको पता करना है मोलरिटी, तो दोनों केस में निकालते हैं हम। तो इस केस का जो मोलरिटी होगा, ये हो जाएगा, मोल कितना है जिस सिस्टम का, तो मोल है NaOH का 2.5। ठीक है, तो मोल है 2.5 और वॉल्यूम है 1, यानी इसका आंसर होगा 2.5। ये पहले अप्रोच से। सेकंड में भी देखो ना, यहाँ पर मोल कितना था, 5 था, मोल 5 है, और वॉल्यूम कितना निकालना है, 2 लीटर, तो यहाँ भी रेशियो कितना होगा, 2.5। तो मैं बताने क्या चाह रहा था, आप वेट ऑफ सॉल्यूशन को कुछ ही मानोगे और प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, आंसर अलग नहीं आएगा। तो कोई यहाँ पे अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन को 1 ग्राम मानेगा तो भी आंसर सेम आएगा, उसको 100 kg माने तो भी आंसर उसका सेम ही आएगा, आंसर डिफर नहीं करेगा। यानी आपका एजम्पशन के बेसिस पे आंसर डिफर कभी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो आपको अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उसको आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हमेशा ट्राई ऐसा करना कि आपका एजम्पशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे डेसिमल जितना भी कम है उतना बेहतर है। अगर मान लेते हैं हम वेट ऑफ सॉल्यूशन को 1 ग्राम मान लेंगे, तो NaOH का ग्राम कितना होगा, 0.1 ग्राम, तो डेसिमल आ गया। ठीक है, तो इस तरह का एजम्पशन को हम अवॉइड करेंगे। इससे क्या होगा, जितना आपका एजम्पशन डेसिमल में जाएगा उतना ही क्या होगा, आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और आपका मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो बच्चों लोग यहाँ तक समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, हम लोग मोलरिटी पढ़ लिए थे, मोलरिटी होता क्या है। तो मोलरिटी हम लोग क्या बताए थे कि मोलरिटी जब भी निकालते हैं किसी सिस्टम का, तो जिस भी सिस्टम का जिस कंपोनेंट का हमको मोलरिटी पता करना है, उस कंपोनेंट का मुझे मोल दे दो, डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट है उसका वेट हमको चाहिए इन केजी में, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं मोलरिटी ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इन उस कंपाउंड का मोलरिटी क्या होता है आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन H2SO4 98 ग्राम, और जो सॉल्यूशन का वेट है वो दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2098 ग्राम दिया हुआ है, तो आपको मोलरिटी पता करना है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि NaOH है 100 ग्राम, इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1100 ml, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। आपको मोलरिटी पता करना है, आपको मोलरिटी पता करना है। ठीक है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, तो मोलरिटी मतलब मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है मोलरिटी। ठीक है, तो फटाफट बच्चों लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग।